इस वीडियो को शुरू करने से पहले किसी एक व्यक्ति के बारे में आप सोचिए जो आपको सबसे प्रिय है। वो कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता, भाई बहन, गर्लफ्रेंड, बीवी, कोई भी। और ये सोचिए कि अगर उनको कुछ होता है और आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपने जीवन की सारी कमाई उनकी हेल्थ के पीछे लगा दीजिए, तो क्या आप लगाएंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर आप इस वीडियो को आगे देखिए। अगर आपको लगता है नहीं, मैं हेल्थ के आगे, उनकी ज़िंदगी के आगे अपने पैसे को मूल्य दूंगा, तो शायद आप गलत जगह पर हैं। तो दोस्तों, पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन निकाला मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, और जिसमें कि वो चाहते थे चेंजेस इन एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, और इस पे शुरू हो गई बहुत सारी सियासत। दरअसल बात यह है कि इसमें है बहुत सारी कमियां जो कर सकती हैं आपका और हमारा एनवायरनमेंट बुरी तरह प्रभावित। दरअसल एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को समझा जाए तो वो एक तरीके का प्रोसीजर है जो कि कभी भी कोई बड़ी इंडस्ट्री जब किसी जगह जाती है, किसी एक एरिया में अपने आप को लोकेट करने जाती है, तो वहां पर उस इंडस्ट्री के लगने की वजह से, उस फैक्ट्री के लगने की वजह से जो उसके आसपास के एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा, उसको क्वांटिफाई करना, उसको समझना, और उसके बाद फिर तभी उस इंडस्ट्री को एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस देना। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के द्वारा यह समझने की कोशिश की जाती है कि क्या इस इंडस्ट्री के लगने से वहां के लोगों की स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा, वहां की सोशोलॉजी पे क्या असर पड़ेगा, और वहां की जो वाइल्ड लाइफ है उस पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से भी हम देखते हैं हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे डिसबैलेंसेस आते हैं। ये हो गई EIA की बात। दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी 1984 के बाद से। 1984 में हुई थी एक बहुत ही खतरनाक ट्रेजेडी जिसका नाम था भोपाल गैस लीक। दरअसल इस ट्रेजेडी में करीब 8000 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अगर हम सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भी जाएं तो करीब 4000 लोगों की इसमें मौत हुई थी। और त्रासदी यही नहीं रुकी, आज भी उस एरिया में ये हाल है कि जिन लोगों को गैस ने प्रभावित किया वो आज भी कई डिफॉर्मिटीज के शिकार हैं। इस खतरनाक ट्रेजेडी के बाद पूरा देश उथल पुथल में चला गया, और उसके बाद हमने बनाई एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का पर्पस यही था कि हम अब एनवायरनमेंट पे भी ध्यान दें, सिर्फ डेवलपमेंट पे नहीं। और इसके बाद 1994 में आता है एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन। फिर इसमें थोड़े बदलाव किए जाते हैं, और 2006 में जो आज हम यूज कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को नोटिफाई किया जाता है। आज भी 2006 का वही नोटिफिकेशन चल रहा है। लेकिन कंट्रोवर्सी क्या है? दरअसल मुद्दा यह है कि अभी पिछले दिनों एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने जो ड्राफ्ट निकाला वो पब्लिक रिव्यू के लिए रखा। अब सवाल यह है कि इस पूरे ड्राफ्ट में क्या गड़बड़ियां हैं जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे एक बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। दरअसल सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है क्लॉज 22 सब क्लॉज 1। ये क्लॉज वॉयलेटर फ्रेंडली क्लॉज एक तरीके से कहा जाता है। दरअसल इस क्लॉज में ये कहा गया है कि जब भी कभी कोई वायलेशन एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग होगा, यानी किसी ने ऐसा सोचा कि गंगा किनारे उसने अपना प्रोजेक्ट लगाया और वहां से धुआंधार तरीके से उसमें गंदगी फेंक रहा है, जब भी ऐसा कोई वायलेशन होगा तो कोई आम सिटीजन इसकी कंप्लेन नहीं कर पाएगा। इसमें क्लियर कट कहा गया है, द कॉग्निजेंस ऑफ द वायलेशन शैल बी मेड बाय सुओ मोटो एप्लीकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। इस पूरे प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट कौन होंगे? एक सरकार और दूसरा वो कंपनी का मालिक जो उस फैक्ट्री को चला रहा है। यही दो लोग इस पूरे प्रॉब्लम को हाईलाइट कर सकते हैं, यानी सरकार के सामने लेकर के आ सकते हैं। कोई आम सिटीजन नहीं ला सकता। ये तो ऐसा हुआ कि आप चोर से कह रहे हैं कि जब चोरी करना तो बता देना। आपको लगता है कोई इंडस्ट्रीज ऐसा करेगा? दूसरा बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसमें यह बहुत क्लियरली कहा गया है कि कभी नेशनल डिफेंस के अगर कोई इश्यूज हो, सिक्योरिटी रिलेटेड कोई इशू हो, या स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशंस के कोई इश्यूज हो, या कोई प्रोजेक्ट्स हो, तो उनके लिए पब्लिक हियरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि पब्लिक के सामने ऐसे किसी भी इशू को नहीं रखा जाएगा। ऐसे में लोगों को ये इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल पाएगी कि किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंसेस दिया जा रहा है और उनका जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है उसका क्या रिजल्ट है। डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी तक तो ठीक था, लेकिन ये स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन क्या है? दरअसल स्ट्रैटेजिक को डिफाइन इस पूरे ड्राफ्ट में कहीं नहीं किया गया है, और ये सिर्फ लिखा गया है कि स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताएगी कि कौन से प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजिक हैं और कौन से नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि कल को अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाते कोई
इंडस्ट्रियलिस्ट या कॉर्पोरेट या कैपिटलिस्ट कोई एक प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कराना चाहते हैं तो उनको बस गवर्नमेंट को ये पुचकार के कहना है, प्यार से कहना है कि प्लीज इसको स्ट्रैटेजिक घोषित कर दीजिए। और दोस्तों तीसरा और सबसे खतरनाक प्रोविजन जो इस पूरे EIA नोटिफिकेशन का है वो ये है कि इसमें पोस्ट फैक्टो अप्रूवल, यानी कि जब आप कोई सेटअप कर लें उसके बाद भी अप्रूवल आप ले सकते हैं। तो मसलन बात यूं हुई कि पहले कोई एक व्यक्ति या एक इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा और वो 2000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट गंगा किनारे लगा देगा, उसमें से धुआंधार कूड़ा फेंकने लगेगा, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को खराब कर देगा, और जब कभी ये इसका खुलासा होगा तो पोस्ट फैक्टो यानी इंडस्ट्री बनने के बाद उसकी क्लियरेंस के लिए वो अप्लाई करेगा, और अगर हो सका पॉसिबल तो उसको क्लियरेंस मिल जाएगी। इस बात में क्या सेंस है? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आप पहले वायलेशन कर लें और फ्यूचर में जब कोई और नोटिस करता है उसे उस वायलेशन को उजागर करता है तब आप जा करके उसका अप्रूवल लें। ये तो ऐसा हो गया कि पहले आपने 12वीं पास नहीं करी लेकिन आपने बीटेक में एग्जाम ले लिया। कितना खतरनाक है ये प्रोविजन। आप सोचिए, ऐसी ही एक दुर्घटना हुई थी विशाखापट्टनम में, जहां पर एक पॉलीमर बनाने वाली कंपनी ने कोई क्लियरेंसेस लिया ही नहीं था और बाद में उन्होंने भी यही कहा कि हमें पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस दिया जाए। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में 1 अप्रैल को कहा है कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस एक इलीगल प्रोविजन है, तो ये प्रोविजन भी उतना ही इलीगल हो जाता है। एक और बड़ी अजीब बात इस पूरे ड्राफ्ट में है कि पहले जो 20,000 स्क्वायर मीटर से बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत पड़ती थी, उसको बढ़ा करके अब करीब 1.5 लाख स्क्वायर मीटर कर दिया गया है। यानी कि अगर आपको एक एयरपोर्ट भी बनाना है तो आपको किसी प्रकार के एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और बड़ी अजीब चीज जो इस पूरे ड्राफ्ट में है वो ये है कि पहले जो 2006 के नोटिफिकेशन के हिसाब से 30 दिन का टाइम दिया जाता था वहां के लोकल लोगों को कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर सकते हैं अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट उनके एरिया में आ रहा है, उसको घटा के अब 20 दिन कर दिया गया है। आप सोचिए, एक आम जनमानस के लोग, एक उड़ीसा में, मैं पहले वहां काम करता था और मैं देखता था कि अभी भी लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार नहीं हैं इन मामलों में, और उनको भी दिया जा रहा है सिर्फ 20 दिन, जिसमें कि वो उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को समझ सकें, उसके एफ्लुएंट्स को समझ सकें, उससे द्वारा फैलाए जाने वाले पॉल्यूशंस को समझ सकें और उसके बाद उनके ऊपर पड़ने वाले इफेक्ट को समझ सकें। आप समझिए कि ये पूरे प्रोविजंस जो कड़ीबद्ध तरीके से मैंने आपको बताए वो इस पूरे इन्वायरमेंट लॉ को कमजोर करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि शायद ये सब चेंजेस ग्रोथ को और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए किए गए हों, शायद वो चाहते हो कि सारे प्रोजेक्ट्स बहुत तेजी से काम करें और जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की वजह से बहुत सारी चीजें रुकी रहती थी वो आगे बढ़ती रहें। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई भी दुनिया की ग्रोथ आपके जीवन से बड़ी हो सकती है? अगर आपकी खुद की या आपके किसी परिजन की जान दांव पे हो तो क्या आप खुद नहीं पूरी दुनिया की दौलत निछावर करने के लिए तत्पर हैं? तो फिर कैसे हम अपने इन्वायरमेंट, हमारे आसपास के जीव जंतु, पेड़ और हमारे लोगों की जान सिर्फ इस ग्रोथ के लिए खतरे में डाल सकते हैं? अगर आपको लगता है कि आपको भी कुछ करना चाहिए तो आप मेल कर सकते हैं इस मेल आईडी पे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की है। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे ड्राफ्ट को खुद पढ़ना तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, खुद से समझ सकते हैं और फिर अपनी राय बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।